अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के छात्र हैं तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी। पेपर चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास से पंक्तियाँ पूछना कभी बंद नहीं होता। कभी कभी तो हमें लगता है कि पूरा पेपर इसी एक किताब के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन समस्या यह है कि इतनी मोटी किताब में से कौन सी लाइन याद करें और कौन सी छोड़ें। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए शुक्ल जी की उस किताब से वो चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां छाट कर लाई हूँ जो पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हुई हैं। चलिए आज आचार्य शुक्ल के नज़रिए से हम लोग साहित्य को समझते हैं और देख लेते हैं इनके प्रमुख पंक्तियां जो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास के इन प्रमुख कथनों को जानने से पहले हमें इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। आपको हैरानी होगी कि ये जो किताब है पहले ये मूल रूप से किताब नहीं थी। पहले ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। तब इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। बाद में इसे संशोधित करके 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र पुस्तक बनाया गया। इसके बाद हम इसकी जो पद्धति है, इस किताब को लिखने की पद्धति के बारे में बात करेंगे। शुक्ल जी ने इतिहास लिखने में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया, यानी कि उनकी जो किताब है वो विधेयवादी पद्धति में लिखी गई है। इसका मतलब है कि उन्होंने केवल कवियों की लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस समय की जनता की चित्तवृत्ति और वातावरण का विश्लेषण किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि इस पुस्तक में लगभग 10,000 कवियों को स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि शुक्ल जी ने केवल संख्या नहीं बढ़ाई, बल्कि कवियों के साहित्यिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी कवि का महत्व उसकी रचनाओं के ढेर में नहीं, बल्कि उसके काव्य गुण से आंकी जानी चाहिए। उन्होंने हर काल को 2 नाम दिए हैं, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा है और आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि उन्होंने भक्तिकाल को और क्या नाम दिया है। चलिए अब हम इनके प्रमुख कथन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन इतना इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम आज तक भर में कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार ज़रूर पूछ लिया गया होगा। अब लेकिन थोड़ा कम हो गया है इसका क्रेज़, क्योंकि कई बार पूछने के बाद कुछ प्रश्न जो हैं वो नहीं बनते हैं, क्योंकि ये अब बहुत ईजी हो गया है, सब लोग इसे ध्यान रखते हैं। तो लेकिन आप लोगों के लिए इसे ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि और सारे कथनों को। चलिए अगला देख लेते हैं। इन काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के कुछ समय तक के पीछे तक माना जाता है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा तेज भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे है नाथ पंथ के जोगियों की भाषा साधुकड़ी थी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला कथन है सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है कबीर आदि संतों को नाथपंथियों ने जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए कुछ सामग्री और साधुकड़ी भाषा भी। वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। उन्होंने बीसल देव रासो के संबंध में और क्या कहा है? बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। ये उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा है।
आगे बीसलदेव रासों में आए 1200 बहुतरा का स्पष्ट है 1212। ये कथन बीसलदेव रासों के प्रकाशन वर्ष को स्पष्ट करता है। बीसलदेव रासों के लिए कहा है कि यह घटनात्मक वाक्य काव्य नहीं है। उन्होंने बीसलदेव रासों के लिए कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यह वर्णनात्मक है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। बीसलदेव रासों के लिए अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अगला है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। चंद्रबरदाई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपके जो यूनिट 5 में कविता लगी हुई है चंद्रबरदाई जी की, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे उन्होंने पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। आगे विद्यापति के बारे में कहते हैं, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। अगला है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यानी कि आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को कृष्ण भक्त कवि की परंपरा में नहीं समझा है। उन्होंने आगे कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में इन्होंने कहा है ये बात। तो आप लोग ध्यान से इन सभी कथनों को पढ़ेंगे और अपने नोट्स में से ज़रूर नोट कर लेंगे, ताकि आप लास्ट टाइम एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आगे है, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर की समय तक ही समझना चाहिए। अब हम देख लेंगे इन्होंने भक्ति काल के संदर्भ में क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन किसका है आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का कथन है ये। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। आगे वे मृगावती या कुतुबन कृत मृगावती के लिए कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी, यानी कि शेख मोहिदी मुहिद्दीन। आगे उन्होंने कहा है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। आगे कहते हैं, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के लिए सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद के लिए इन्होंने कहा है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। आगे उन्होंने नूर मोहम्मद को भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। ये उन्होंने नूर मोहम्मद के लिए कहा है। आगे, इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है, तो ये हैं सूरदास जी। सूरदास जी की तरफ इशारा करते हुए वे कहते हैं कि इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक ही हिंदू का कवि मिला है। आगे वे कहते हैं, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उस पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये बात इन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी के लिए कही थी। आगे, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये उन्होंने सूरदास के बारे में कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म 1573 में चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। आगे वे कहते हैं, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ये बात इन्होंने रसखान के लिए कही है, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बात सूरदास के लिए कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात रसखान के लिए कही गई है। साथियों, शुक्ल जी की पंक्तियाँ सिर्फ रटने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हिंदी साहित्य को देखने का एक नज़रिया भी देती हैं। तो आज की इस वीडियो
की जो महत्वपूर्ण लाइन्स हैं आपकी तैयारी में एक मजबूत आधार बनेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुक्ल जी की किताब के हर काल, जैसे कि अभी हमने आदिकाल और भक्तिकाल की भी बात की, उसी प्रकार रीतिकाल और आधुनिक काल के अलग अलग कथन की सीरीज लाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए और अपने जेआरएफ के सपने को जीने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।